अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। क्लास 12 के स्टूडेंट्स, अगर आप पेपर प्रिपरेशन के लिए सिर्फ जो है वो पास पेपर के सवाल कर रहे हैं तो आप यकीनन मिस्टेक कर रहे हैं। एसएलओ बेस्ड सिस्टम में सवालात रिपीट नहीं होते, सिचुएशन रिपीट होती हैं। इसलिए आपको हर सवाल को इस तरह से करना चाहिए कि उससे रिलेटेड सारी सिचुएशंस जो है, अगर वो एग्जाम में आ जाएं उस तरह के क्वेश्चन, तो वो आप करने के काबिल हों। आज हम आपके सामने ये 2025 का मैथमेटिक्स का क्लास 12 का पेपर है, इसको आपके सामने रिवील करने जा रहे हैं। हम हर क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे कि उससे जुड़ी जितनी भी सिचुएशंस हैं वो आपको बताएंगे कि ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से अपेयर हो सकता है। और साथ साथ हर क्वेश्चन का थिंकिंग प्रोसेस जो है, सवाल देखने के बाद क्या कहां से स्टार्ट लेना चाहिए, ये कैसे देखना है कि गिवन क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, और उस सिचुएशन को कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो कंट्रोल करेगा या आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। 3 टॉपिक्स जो है वो हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे, 3 से 4। एक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस इस 2025 पेपर में जो आए हुए हैं उनको कवर करेंगे, कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव से रिलेटेड आए हुए क्वेश्चंस को आज हम शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को आज हम आपके साथ शेयर करने जा 2025 का पेपर जो है उसके सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट जो है इवेल्युएट दिस लिमिट। हम ये जो है इस पास पेपर का, वैसे तो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर ये अवेलेबल है, लेकिन हम इसकी जो है वो एक पिक्चर जो है वो वीडियो के साथ अटैच कर देंगे ताकि आपको क्वेश्चन देखने में आसानी हो। अगर कोई क्वेश्चन बहुत लेंथी हुआ तो जस्ट हम उसका नंबर नोट करेंगे और उसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखिए जी, ये क्वेश्चन है, इस लिमिट को आपने इवेल्युएट करना है। हमने आपको बताया लिमिट का एक कंप्लीट लेक्चर जो है वो हमने आपके साथ शेयर किया है, जिसमें हमने लिमिट के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और लिमिट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फार्मूलाज हैं, जो लिमिट के थ्योरम्स हैं, वो भी आपको बताए हैं। तो ये लेक्चर देखने से पहले अगर आप उस लेक्चर को देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, जब भी आप किसी भी फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करने जाएं, सबसे पहले जो लिमिटिंग वैल्यू है वो आप रिप्लेस करके चेक करें। मैं थीटा की जगह 0 रिप्लेस करके चेक करता हूं कि क्या बनता है। जब मैंने यहाँ थीटा की जगह 0 रखूंगा तो साइन 0 आ जाएगा। साइन 0 0 होता है बेटा। और जब यहाँ 0 रखेंगे तो कॉस 0 आ जाएगा। कॉस 0 1 होता है और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास 0/0 फॉर्म आएगी। ये मेंशन करना बहुत जरूरी होता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो 0/0 फॉर्म का है, क्योंकि अगर डायरेक्ट लिमिट रिप्लेस करने से आपका मसला हल हो रहा है तो इसका मतलब है 0/0 फॉर्म की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, ये देखे बगैर कि क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा, वो 0/0 की फॉर्म की तरफ जाते हैं। तो ये देखिए, एक सवाल में बहुत सारी सिचुएशन, हमेशा पहले 0/0 चेक कीजिए। अब उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करने जा रहे हो और 0/0 फॉर्म अपेयर हो रही हो, तो देन आपको यह सोचना है कि आप इस 0/0 फॉर्म को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। और इसको अवॉइड करने के लिए आपके जहन में जो है वो एक फार्मूला है, हमारे पास एक थ्योरम है, वो आना चाहिए, या फिर आइडेंटिटीज आनी चाहिए। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं कि किसी तरह हम किसी इन आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं ताकि 0/0 फॉर्म को एलिमिनेट किया जा सके। तो यहां मुझे क्लियरली नजर आ रहा है ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, तो मुझे साइन स्क्वायर और कॉस का आपस का एक कॉम्बिनेशन फौरन जहन में आना चाहिए। वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस कॉस थीटा नजर आ रहा है। तो हमने सबसे पहले ये अप्लाई कर दिया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा।
नेक्स्ट क्या मेरे जहन में एक चीज आनी चाहिए, मुझे नजर आ रहा है कि 1 माइनस कॉज स्क्वायर जो है इसको तो मैं फैक्टराइज कर सकता हूं इस फार्मूला की मदद से, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और कॉज के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसके फैक्टराइजेशन कर दी, न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। अक्सर स्टूडेंट ये डायरेक्टली यहां पर ये कैंसिल करते हैं, बेटा ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये कॉज स्क्वायर है तो इसकी फैक्टराइजेशन करना बहुत जरूरी है, और ये है 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया। अब जो थीटा की वैल्यू वो आप रिप्लेस कर दीजिए, तो 1 प्लस थीटा की जगह 0 रखेंगे, सो कॉस 0 1 होता है, सो 1 प्लस 1 दिस इज 2। अच्छा, क्या इसको यहीं छोड़ देना चाहिए? पेपर प्रेजेंटेशन ये कहती है बच्चे इसको बिल्कुल यहां नहीं छोड़ना है। अगर आप 100% नंबर की तरफ जाना चाहते हैं, 90 प्लस की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको फाइनली क्या करना चाहिए? जो आपका क्वेश्चन है बेटा, वो आपको क्वेश्चन लिखना है लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो इसका रिजल्ट है, इसका रिजल्ट आपने लिखना है राइट हैंड साइड पे, और इसको एक बॉक्स में इंक्लोज कर देना है। ये पेपर प्रेजेंटेशन का बेहतरीन वे है जिसको आप यूज करेंगे। तो लिमिट का एक बड़ा आसान सा सवाल जो है वो आपने बड़ी आसान, और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। एसएलओ बेस्ड सिस्टम में सवाल मुश्किल नहीं होता, सिर्फ जो है वो ये है कि वो क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ नहीं होता और वो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से नहीं होता, अदरवाइज उसका डिफिकल्टी लेवल बहुत लो होता है। आप बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है वो इसी सेक्शन बी से है, और ये कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को रेज करने लगा हूं। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है और से पहले वाला पार्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फंक्शन इज 2x square minus 2 divided by x minus 1 when x is not equals to 1, and function is 3 into k minus 1 into x when x is equals to 1. Given is that is continuous at x equals to 1. 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है बेटा। इस फंक्शन में एक अननोन वैल्यू जो है वो k यूज हो रही है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये सिचुएशन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होती है, और इस साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिचुएशन कि आपके पास कोई फंक्शन गिवन हो और आपको बताया गया हो ये कंटिन्यूस है और उसके अंदर कोई अननोन हो, उसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। जब भी कंटिन्यूटी का ये सवाल आए तो आपको 3 कंडीशन जो है कंटिन्यूटी की वो फौरन रिकॉल कर लेनी चाहिए कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड होता है जिस पर कंटिन्यूस होता है, उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन की लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल होती है उस पॉइंट के ऊपर। अगर ये तीनों कंडीशंस आपको पता है तो आप आराम से अपने रिक्वायर्ड तक पहुंच सकते हैं। अब यहां पे हमने देखा गिवन क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूस है 1 पे, रिक्वायर्ड क्या है कि जो फंक्शन के अंदर के है उसको फाइंड आउट करें। कौन सा कॉन्सेप्ट इसको कंट्रोल करेगा? कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आपको आपके रिजल्ट तक पहुंचाएगा। कंटिन्यूटी का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है जिस पॉइंट पर उस पर डिफाइंड होगा, इसका मतलब यह है कि f ऑफ 1 की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे बेटा, फंक्शन में x की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे, लेकिन कौन से वाले? ये स्टेप वाइज फंक्शन है। जब x 1 नहीं होगा तब ये फंक्शन है, जब x 1 होगा तब फंक्शन ये है। इसका मतलब है 1 आपने यहां रिप्लेस करना है। So this is 3 into k minus 1 multiplied by 1. So what is this? This is 3k minus 3. ये आपको 1 पर फंक्शन की वैल्यू मिल गई। देन आपने फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है। अब देखिए
अक्सर स्टूडेंट्स एक बात में कंफ्यूज होते हैं कि लेफ्ट और राइट लिमिट कहां फाइंड आउट करनी है और लेफ्ट और राइट लिमिट कहां नहीं फाइंड आउट करनी है। बेटा आप हर सिचुएशन में लेफ्ट और राइट लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पेशली जो स्टेप वाइज फंक्शन होते हैं इनमें तो आपको मस्ट बी लेफ्ट और राइट लिमिट जो है वो लिखनी चाहिए और लेफ्ट और राइट लिमिट के कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। सो इसका मतलब यह है कि फंक्शन जो है वो डिफाइंड है 1 पे और हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या है, चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की जो लेफ्ट और राइट लिमिट है वो इक्वल होनी चाहिए। तो हम जो है नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, मैंने आपको बताया बेशक इस तरह का फंक्शन हो बेटा जो कि 1 पर डिफाइंड है और नॉट 1 पर, इस तरह से फंक्शन है बेटा, ये 1 पर फंक्शन की वैल्यू ये है और जब 1 से 1 प्लस का 1 माइनस का मतलब ये 1 के लेफ्ट हैंड साइड पर होंगी तो इट मींस 1 नॉट इक्वल्स टू 1, x नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। जब x नॉट इक्वल्स टू 1 होगा तो फंक्शन ये होगा और जब आप 1 के राइट हैंड साइड पर होंगे तब भी जो है वो x नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि जब आप लिमिट जो है जब आप लिमिट में पहले ये फंक्शन लिख लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, जब आप 1 में कुछ ऐड करेंगे 1 के राइट हैंड साइड पर होंगे उस वक्त भी फंक्शन की वैल्यू यही है क्योंकि उस वक्त भी x 1 के इक्वल नहीं है। तो जब इस तरह का फंक्शन हो कि इक्वल्स टू के लिए डिफाइंड हो और नॉट इक्वल्स टू के लिए हो तो देन आप लेफ्ट और राइट लिमिट अक्सर बच्चे नहीं लिखते, डायरेक्टली लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं, तब भी ठीक है। लेकिन अगर आप ये लिखें तो बेटा बहुत बेहतर है क्योंकि लेफ्ट और राइट लिमिट का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है जब स्टेप वाइज फंक्शन हो। सो लिमिट 1 x इक्वल अप्रोचेस टू 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब आपका काम यह है कि इस फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट किया जाए। आपने x की जगह सीधा सीधा 1 रिप्लेस करना है बेटा। जब आप x की जगह 1 रिप्लेस करें तो 1 माइनस 1 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 माइनस 2 0, 0 बाय 0 की फॉर्म जनरेट हो रही है यहां पर। तो आपने 0 बाय 0 की फॉर्म को अवॉइड करना है। 0 बाय 0 की फॉर्म को अवॉइड करते हैं आप थ्रू फैक्टराइजेशन अगर अलजेब्रिक फंक्शन हो या फिर थ्रू रैशनलाइजेशन। यहां हमें नजर आ रहा है हम इजीली फैक्टर्स बना सकते हैं तो हम फैक्टर बना देते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब ये वाला माइनस साइन जो 1 के ऊपर आपने लगाया था लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि फंक्शन आपने कौन सा लेना है, लेफ्ट हैंड साइड वाला या राइट हैंड साइड वाला। तो अब ये हमारा आइडेंटिफाई हो गया कि फंक्शन हमारा ये होगा। यहां से बेटा 2 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर्स बना दें, x माइनस 1 एंड x प्लस 1, ये है x माइनस 1। यहां पर भी ऐसा ही कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के लिए 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 एंड x प्लस 1 एंड दिस इज x माइनस 1। ये x माइनस 1 से कैंसिल हो गया, यहां पर भी x माइनस 1 से कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए तो आप x की जगह 1 रिप्लेस करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 1 एंड दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस 2 टू द 4 इज इक्वल्स टू 4। लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, डिफाइंड था वो भी हमने देख लिया, इसको आप लिख दीजिए कि ये डिफाइंड है और फंक्शन की लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है। दोनों सिचुएशंस हो गई, हमें ये k फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए आपको थर्ड कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करनी है। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि अगर जो है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इक्वल होती है, यानी कि हम कहते हैं कि लिमिट x approaches to 1 f of x is equals to f of 1। लिमिट की वैल्यू है बेटा 4, जब x 1 को अप्रोच, यहां पे आप ये भी लिखें तो ज्यादा बेहतर है। जब आपको ये पता चल गया कि लिमिट क्या है तो आप लिखिए कि लिमिट x approaches to 1 f of x is equals to 4, ये भी लिखना जरूरी है। तो अब आप ये वैल्यू यहां रिप्लेस कर दीजिए, 4 f of 1 पर फंक्शन की वैल्यू है 3k माइनस 3k minus 3. So this is 4 plus 3 is equals to 3k and 7 by 3 is equals to k. So इस तरीके से बड़ी आसानी से आपने k फाइंड आउट कर लिया। 5 से 6 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम का हिस्सा होते हैं। स्पेशली ये वाला क्वेश्चन जो है
इसी तरह की सिचुएशंस अगेन एंड अगेन रिपीट होती हैं। तो अगर आप इस एक सिचुएशन को अच्छी तरह समझ जाते हैं, इसका मतलब यह है कि इस सिचुएशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेक्शन बी का एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट जो है, जो कि डेरिवेटिव से रिलेटेड है। देखिए, अगर आपको फंक्शन आता है, लिमिट आती है, कंटिन्यूटी आती है, डेरिवेटिव आती है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे क्वेश्चन होते जा रहे हैं। आपकी 3-3 नंबर आपको फ्री के मिलते जा रहे हैं और बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। अक्सर देखा मैंने स्टूडेंट, बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो कि आई डोंट नो, क्योंकि मैथ्स से अगर आप खौफजदा हो तो आपको लगता है कि मुश्किल काम होगा। बेटा, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो फेल पे थे और वो 85 प्लस मार्क्स कर गए हैं। थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है, थोड़ा हौसला करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है और स्टडी करनी पड़ती है। क्योंकि समटाइम्स हम ये ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि हम कर ही नहीं पाएंगे, ये तो मुश्किल है, मुझे समझ ही नहीं आता, तो देन आप वाकई नहीं कर सकते। लेकिन जब तक आप ये नहीं कहेंगे अच्छा ठीक है मैं कर लूंगा, मैं बैठ रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं, मैं समझने की कोशिश करता हूं, देन आप वो कुछ कर जाते हैं जो आप खुद अपने आप पे हैरान होते हैं, अच्छा ये मैंने कर लिया है। लेकिन ऐसा सिर्फ तब होता है जब आप फोकस्ड हो जाएं, आप मेंटली एक बात पे कायम हो जाएं कि मैंने ये करना ही करना है, मैंने इस पेपर में अच्छे नंबर लेने ही लेने हैं और अभी से मैंने प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, तो देन आप ये कर सकते हैं। और इंसान अगर चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन बशर्ते कि वो चाहे, और उसके लिए स्ट्रगल, मेहनत बहुत जरूरी है। स्ट्रगल आप नहीं करेंगे, स्ट्रगल के बगैर सिर्फ सुनने से काम कभी नहीं होता। तो देखिए, ये डेरिवेटिव का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए? अब ये y थीटा का फंक्शन है, मुझे रिक्वायर्ड है dy बाय dz। अब y को मैं z के साथ तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकता, क्योंकि y तो थीटा का फंक्शन है। तो y को तो सिर्फ मैं थीटा से डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो मुझे ये कहां से आएगा, ये मैं बाद में सोचूंगा, लेकिन पहले मैं y को थीटा के साथ डिफरेंशिएट कर देता हूं। z भी थीटा का फंक्शन है, इसका मतलब है यहां से भी सिर्फ मुझे z को भी मैं सिर्फ थीटा से डिफरेंशिएट कर सकता हूं। अगर मैं इन इक्वेशंस को इक्वेशन 1 और 2 कह दूं और मैं 1 और 2 को डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू थीटा, 1 एंड 2 विद रेस्पेक्ट टू थीटा, 1 और 2 को मैं थीटा के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दूं, तो ये है dy बाय डी थीटा, डी बाय डी थीटा। डिफरेंशिएट करने का, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं आप, वो आप ऑपरेट कर देते हैं बोथ साइड्स पर। डी बाय, अगर थीटा है तो डी बाय डी थीटा के रेस्पेक्ट से, यहां पे भी डी बाय डी थीटा 1/3 थीटा क्यूब माइनस थीटा पावर -1/2। डेरिवेटिव के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, डेरिवेटिव इटसेल्फ बहुत सिंपल है, सिर्फ सिंपल उसके 3-4 रूल्स हमें पता होने चाहिए। यहां पर देखिए, इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, थीटा का विद रेस्पेक्ट टू थीटा पावर रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर पावर है। पावर रूल क्या कहती है, किसी भी फंक्शन का कोएफिशिएंट बेटा एज इट इज रहता है, कोएफिशिएंट को आपने कुछ नहीं करना, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो थीटा क्यूब का डेरिवेटिव, पावर रूल ये होता है कि पावर जो है वो आप यहां कोएफिशिएंट बना देंगे, 3 कोएफिशिएंट बन गया, और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 रह जाएगा, माइनस। यहां पर भी यही करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी, -1/2 कोएफिशिएंट बन गया, पावर में से 1 माइनस करेंगे, -1/2 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास -3/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया थीटा की पावर -3/2, और इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया 3 कैंसिल हो गया, तो दिस इज थीटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2, और इस थीटा की पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं, तो थीटा की पावर 3/2, ये हमारे पास dy बाय डी थीटा आ गया। dy बाय डी थीटा को मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम 2 थीटा पावर 3/2 एलसीएम ले लेते हैं। तो अब ये जो यहाँ चूंकि डिनोमिनेटर 1 है, तो ये सीधा सीधा जो है इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फेडरल बोर्ड के पेपर के लिए, तो फेडरल बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स के पेपर के लिए, तो बेटा आपकी
तो यहां से आपने एलसीएम ले लिया, 2 की पावर 2 थीटा पावर 3/2 एलसीएम आ गया। अब यहां इसका डिनोमिनेटर 1 है तो ये सीधा सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज 2। एंड जब थीटा की पावर 3/2 को थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेसिस सेम है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करें तो 2 आपका एलसीएम और 3 + 4, तो दिस इज 7/2। तो थीटा की पावर आ गई 7/2 एंड दिस इज +1। ये आपको मिल गया dy/d थीटा। ठीक है। अब सिमिलरली जिस तरह आपने dy/d थीटा फाइंड आउट किया है, आप z को भी डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहां से आपको dz/d थीटा मिल जाएगा। dz/d थीटा, d/d थीटा 1/2 थीटा स्क्वायर माइनस थीटा की पावर -3/2। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करूं, अगेन पावर रूल बच्चे, 1/2 थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 थीटा माइनस -3/2। -3/2 में से 1 माइनस करेंगे आप तो -5/2 आ जाएगा। -3/2 -1 जो है इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, 2 एलसीएम -3 -2, तो दिस इज -5/2। तो ये आ गया थीटा की पावर -5/2, 2 2 कैंसिल, सो दिस इज थीटा माइनस माइनस प्लस 3/2 इंटू थीटा पावर माइनस। अब जब आप इसको डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे, शिफ्ट करेंगे, तो आपकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। यहां पर भी अगेन आप इसका डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम ले लीजिए, 2 थीटा की पावर 5/2 एलसीएम ले लीजिए। तो इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू थीटा की पावर 5/2 प्लस 1, तो 5/2 प्लस 1 थीटा की पावर 5/2 प्लस 1 अगर आप करेंगे तो 2 आपका एलसीएम आ गया, 5 + 2, तो यह आ जाएगा थीटा की पावर 7/2 एंड दिस इज +3। तो ये बेटा मिल गया आपको dz/d थीटा। तो हमने dz/d थीटा भी फाइंड आउट कर लिया और हमने dy/d थीटा भी फाइंड आउट कर लिया। हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट है dy/dz। अब जैसे ही आप ये देखेंगे, फौरन आपका जहन रिकॉल करेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो कंट्रोल करेगा इस सिचुएशन को, तो आपके जहन में चेन रूल आना चाहिए। आपको पता है चेन रूल ये कहता है कि अगर आपका y डायरेक्टली z का फंक्शन नहीं है और आपको dy/dz चाहिए और y और z दोनों किसी और वेरिएबल के फंक्शंस हैं, तो चेन रूल ये कहता है, बाय यूजिंग चेन रूल जो है आप यहां पे यूज करेंगे। चेन रूल आपको ये कहता है कि dy/dz जो है वो इक्वल होगा, dy आपका न्यूमरेटर में है तो dy/d थीटा एंड इंटू d थीटा/dz। ठीक है, इसका मतलब है कि y को आपने थीटा के साथ डिफरेंशिएट किया, फर्दर थीटा चूंकि z का फंक्शन है तो फिर आपने थीटा को z के साथ डिफरेंशिएट किया। ये वैल्यूज आपके पास पहले से अवेलेबल हैं। dy/dz आपने फाइंड आउट, dy/d थीटा आपने फाइंड आउट कर रखा है, आप उसकी वैल्यू लिखेंगे 2 थीटा की पावर 7/2 एंड +1 डिवाइडेड बाय 2 थीटा पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय d थीटा/dz। देखिए ये dz/d थीटा है, आपको रिक्वायर्ड है d थीटा/dz। आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 2 थीटा की पावर 5/2 एंड डिवाइडेड बाय 2 थीटा की पावर 7/2 एंड +3। सो दिस इज द रिजल्ट। देखिए यहां पे क्या है कि ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप यहां तक आई होप कि ये वाले स्टेप आप इजीली कर सकते हैं। थीटा की पावर 5/2 को आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ भी और इसके साथ भी, या आप यूं भी कर सकते हैं कि थीटा की पावर 3/2 और 5/2 को सिंप्लीफाई, बल्कि मैं आपको ये सिंप्लीफाई करवा देता हूं, आप ये नोट कर लीजिए। मैं जस्ट ये वाली साइड में इरेज करने लगा हूं बेटा, ये आप क्विकली नोट करें ताकि हम इसका लास्ट स्टेप जो है वो कंक्लूड कर सकें। आपके पास dy/dz इक्वल आ जाएगा, यह है थीटा की पावर 5/2, यह है थीटा की पावर 3/2। इन पावर्स को आप कलेक्ट कर लीजिए। ये पावर जब आप इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा की पावर 5/2 -3/2।
रिमेनिंग पोर्शन क्या है, यहां पर आपके पास 2 इंटू थीटा पावर 7/2 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में है 2 इंटू थीटा पावर 7/2 प्लस 3। ध्यान में रखिए अक्सर स्टूडेंट इनको कैंसिल कर देते हैं, बेटा ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि इसमें 1 ऐड हो रहा है और इसमें 3 ऐड हो रहा है। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे होते तो अलग बात थी, इस सिचुएशन में बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हो सकते। इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो यहां पे आपके पास बच गया 5 - 3 2/2 और 1, ये बच गया आपके पास थीटा और दिस इज 2 इंटू थीटा पावर 7/2 एंड प्लस डिवाइडेड बाय दिस। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, थीटा एंड 2 थीटा पावर 7/2 एंड प्लस 1 divided by 2 theta power 7/2 plus 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। यहां पे आप लिखेंगे बेटा dy by dz और इसको एक बॉक्स में इनक्लोज कर देंगे। दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट आंसर। तो देखिए बड़ी आसानी से आपने चेन रूल के कॉन्सेप्ट की मदद से इजीली डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव का चैप्टर से इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास दो वेरिएबल्स गिवन हो जो किसी एक वेरिएबल के फंक्शन हो और आपको फिर उनका डेरिवेटिव रिक्वायर्ड हो, उन दोनों वेरिएबल्स का आपस में डेरिवेटिव रिक्वायर्ड हो, एक को दूसरे के साथ डिफरेंशिएट करना हो। 2025 के पेपर का अगर हम क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट देखें तो ये भी डेरिवेटिव से रिलेटेड है और ये वो कंटेंट है एसएलओ बेस्ड जो आपके मैं समझता हूं फ्री के नंबर हैं। अगर आपको सिंपल डेरिवेटिव और सिंपल इंटीग्रेशन आती है तो वेक्टर कैलकुलस उसका आसान तरीन हिस्सा है। ये आपके पास एक पोजीशन वेक्टर गिवन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, आपको इसकी वेलोसिटी चाहिए और आपको इसकी एक्सेलरेशन चाहिए। वेलोसिटी के लिए एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। समटाइम ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, अब देखिए नई सिचुएशंस कैसे क्रिएट हो सकती हैं। समटाइम ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आपके पास पोजीशन वेक्टर गिवन हो, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो एट एनी टाइम, टाइम भी गिवन हो कि t = 5 और t = 2। अगर टाइम भी गिवन होगा तो आपने क्या करना है कि ये जो भी आप डिफरेंशिएट करने के बाद t की वो वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो आपको टाइम भी मिल जाएगा। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट बेटा गौर से सुनिएगा, समटाइम्स आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन होता है और वेलोसिटी के बजाय स्पीड पूछी गई होती है किसी भी टाइम पर। फॉर एग्जांपल t = 1 पर स्पीड चाहिए। अब एक ही कॉन्सेप्ट है, आप देखिए इसमें से कितने क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, आपने क्या करना है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी। वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सिंपल फार्मूला होता है i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अगर k की टर्म है k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर तो आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक्चुअली आपको स्पीड प्रोवाइड कर देगा। जब आपको स्पीड मिल जाए उसमें t की रिक्वायर्ड वैल्यू रिप्लेस कर दें अगर गिवन है, अगर नहीं तो आप जस्ट अगर t की फॉर्म में आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है तब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इस एक सवाल में तकरीबन पूरा, एक और सिचुएशन में आपको बताऊं, पूरा वेक्टर कैलकुलस कंप्लीट हो गया। वो क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सेलरेशन गिवन होती है और हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है, तो जब आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। अब इंटीग्रेशन आनी चाहिए तो आप वेलोसिटी तक पहुंच जाएंगे। वेलोसिटी के बाद हो सकता है आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो देखिए ये वेक्टर कैलकुलस जो है वो फ्री के नंबर हैं, ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट कंटेंट है आपके सिलेबस का। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। d/dt rt, d/dt वेक्टर में एक बात आपने नहीं भूलनी, आपने वेक्टर्स के सिंबल जरूर लगाने हैं। आई जे के वेक्टर्स, आप इनके ऊपर कैप लगा दें या ये जिस तरह मैं नीचे लाइन लगा रहा हूं ये लगा दीजिए या आप एरो लगा दें, ये सब वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन है। ये चूंकि यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आप वेक्टर में अगर वेक्टर का सिंबल नहीं लगाएंगे बेटा, बहुत से टीचर उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 मार्क्स दे देते हैं, कट कर देते हैं, क्योंकि वेक्टर और स्केलर्स में फर्क होता है और फर्क यही ये सिंबल हमें रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम आर टी का डेरिवेटिव लेंगे तो बुनियादी तौर पर मुझे वी टी मिल जाएगा।
साइन के डेरिवेटिव का फार्मूला आना चाहिए। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एंगल जो भी है एज इट इज लिखेंगे आप कॉस 2t। साइन 2t का डेरिवेटिव कॉस 2t। अगेन आप ये जो एंगल है उसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं क्योंकि आपने इसको डिफरेंशिएट करना है t के साथ। तो आप इस एंगल का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे 2t का, आप चाहें अलग से स्टेप भी बना सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 2t आई बेटा एज इट इज आपने लिखना है, प्लस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो दिस इज माइनस साइन टी। अगेन ये जो एंगल है इसका आप डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ टी एंड दिस इज जी। ये डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। और यहां पर बेटा टी क्यूब है तो आप पावर रूल अप्लाई कर देंगे, -3t²। और ये के पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, अभी हमने आपको बताया था। अब ये देखिए 2t का डेरिवेटिव, 2t का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा बेटा, तो आपके पास 2 बच जाएगा cos 2t इंटू 2। आप इस स्टेप के बजाय डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस दिस इज माइनस साइन t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, दिस इज j -3t² के। तो ये आपको वेलोसिटी मिल गई कि vt इज इक्वल्स टू 2 cos 2t माइनस साइन टी जे, दिस इज आई एंड -3t² की। तो बड़ी आसानी से आपने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। इसको आप एक बॉक्स में इनक्लोज कर दीजिए, ये आपको वेलोसिटी मिल गई। अब एक्सेलरेशन के लिए इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी अगेन। जब आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ vt एंड d/dt ऑफ होल दिस 2 cos 2t i माइनस साइन टी जे एंड -3t² के। तो जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन बनता है, ये आपके पास आ गई एक्सेलरेशन। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2 एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, जो फंक्शन सी से शुरू होते हैं बेटा उनके डेरिवेटिव के साथ नेगेटिव साइन आता है। कॉस का डेरिवेटिव हो गया, कॉसिकेंट का डेरिवेटिव हो गया, इनके साथ कॉट का डेरिवेटिव हो गया, इनके साथ नेगेटिव का साइन आता है। तो कॉस 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t। अगेन मुझे चूंकि एंगल का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, 2t का अगेन डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा। जब मैं 2t का अगेन डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा तो 2t का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा एंड दिस इज आई माइनस साइन t का डेरिवेटिव जो है वो cos t होता है और ये j इज इट इज -3। यहां पर अगेन पावर रूल t² का डेरिवेटिव 2t और ये k आ गया। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आपको मिल गई, दैट इज -2 to the 4 sin 2t, this is I minus cos tj and -6tk। ये आपको एक्सेलरेशन ऑफ दिस फंक्शन जिसकी के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन था उसकी एक्सेलरेशन मिल गई। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। मैंने आपको सारी सिचुएशंस क्लियर कर दी और आपको यह भी बता दिया कि अगर आपको स्पीड चाहिए हो तो आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का मेथड ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अगर कोई स्पेसिफाइड टाइम हो तो वो वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आपको उस स्पेसिफाइड टाइम पे जो है वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिल जाएंगी। अब बेटा इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें सेक्शन बी में अगेन एक और डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन है उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आई होप कि ये आपने नोट कर लिया होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 7th पार्ट। इसमें जो फंक्शन गिवन है आपके पास f of x इज इक्वल्स टू 1/3x³
प्लस 1/2x² -6x+5। क्वेश्चन ये है कि फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड कीजिए। अब ये एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती हैं, कैसे फाइंड आउट करती हैं? ये क्वेश्चन बुनियादी तौर पर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है अगर आपको डेरिवेटिव आता है। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि एक्सट्रीम वैल्यूज से क्या मुराद है। कोई भी फंक्शन अगर है और उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा है, तो आप अगर देखें तो ये इस फंक्शन की मैक्सिमम हाइट है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू यहां पर है, मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो ये जो फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज होती हैं, इनको हम एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन कहते हैं। हमेशा जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, इन पर फंक्शन जो है, अगर आप यहां पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है, इसलिए इस टेंजेंट लाइन का स्लोप 0 होता है। और हमें ये पता है कि किसी भी फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमें स्लोप प्रोवाइड करता है। बेटा ध्यान में रखिए, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आपको स्लोप प्रोवाइड करता है। तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेना है, dy/dx फाइंड आउट करना है और उसको 0 के इक्वल करना है। क्योंकि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किन पॉइंट्स के ऊपर होगी। अगर जब आपको वो पॉइंट्स पता चलेंगे देन आप फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो उन पॉइंट्स को हम स्टेशनरी पॉइंट्स भी कहते हैं। तो आप वो पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? उसके लिए पहला स्टेप ये होता है कि आप अपने गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लें। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो दिस इज d/dx ऑफ fx, d/dx 1/3x³ प्लस 1/2x² माइनस 6x+5। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लीजिए। 1/3x³ का डेरिवेटिव 3x² प्लस 1/2x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 6 कोएफिशिएंट सेम रखते हैं बेटा, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो बड़ी आसानी से जो है वो आपने इसका फर्स्ट, अच्छा एक बात और ध्यान में रखें, जो डेरिवेटिव है इसके डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। इस f ऑफ x को मैं y भी लिख सकता हूं, तो यहां पे मैं dy/dx भी लिख सकता हूं। f ऑफ x का डेरिवेटिव है तो मैं इसको f' ऑफ x भी कह सकता हूं, एक ही बात है। आप डेरिवेटिव का सिंबल y1 ऐसे y1 ये भी लिख सकते हैं आप डेरिवेटिव का सिंबल। आप डेरिवेटिव का सिंबल y' ये भी लिख सकते हैं आप। So this is x² 2 कैंसिल प्लस x एंड -6। ये आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब है ये आपको बुनियादी तौर पर स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन मिल गया। अब ये जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं या स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो यहां पे आप एक हेडिंग देंगे कि फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स f' of x equals to 0, it means x² plus x minus 6 equals to 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी। इसको मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन हमें आनी चाहिए। तो हमने मिड टर्म को ब्रेक कर दिया, x को लिखा 3x minus 2x, इनका सम ये आता है और इन दोनों की प्रोडक्ट जो है फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट के इक्वल आती है। x कॉमन ले लिया तो x plus 3, -2 कॉमन ले लिया तो x plus 3 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास दो इक्वेशन बन गई, वन इज x plus 3 एंड सेकेंड वन इज x minus 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इट मींस x plus 3 इक्वल्स टू 0 और x minus 2 इक्वल्स टू 0। तो आपको x की दो वैल्यूज मिल गई, दैट इज -3 एंड दैट इज 2। अब आप फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आपने क्या किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शन की या तो आपसे ये कहा जाता है कि कोई भी फंक्शन गिवन होगा वो आपसे क्या देते हैं कि फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट्स, वो पॉइंट्स बताएं जहां पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी। एक्सट्रीम दो चीजों को कंबाइन करता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो आपने ये पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। एट x equals to -3 and x equals to 2 function has a extreme values।
अब हमें वो वैल्यूज भी पता करनी है। अब हमें ये नहीं पता कि -3 पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, 2 पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 2 को आप फिर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स f prime of x is equals to d by dx x square plus x minus 6। अब f प्राइम ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे आप, अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये f डबल प्राइम ऑफ x हो जाएगा बेटा। यहां पे आप जब डेरिवेटिव लेंगे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। x का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट से 1 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट से हमेशा 0 होता है। तो ये आपको सेकंड डेरिवेटिव मिल गया। अब आपने क्या करना है, पहला स्टेप था कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, उसको 0 के इक्वल किया तो आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स पता चल गए। अब उन पॉइंट्स में से किस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम होगा, कहां मिनिमम होगा, उसके लिए आपने फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लिया। अब आप इसमें ये पॉइंट्स रिप्लेस करके सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। ध्यान में रखें, सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे, उसकी वैल्यू नहीं, साइन हमें बताएगा। सो एट x इक्वल्स टू -3, x की जगह -3 प्लेस कर दीजिए 1, -6 + 1 दिस इज -5। ये नेगेटिव आ गया। अगर किसी पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो, इसका मतलब होता है कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्या होगा, फंक्शन मैक्सिमम होगा। ये बात ध्यान में रखिए। उलट होता है, नेगेटिव, जिस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए वहां पर फंक्शन मैक्सिमम होता है, और जिस पॉइंट पर, ये नहीं कि यहां पर फंक्शन मैक्सिमम होगा, और जिस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए वो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है। आई होप कि ये आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो ये जल्दी से नोट कीजिए ताकि मैं इसको इरेज करके, अब हमने ये पता कर लिया कि -3 पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। 2 पर भी चेक करेंगे, 2 अगर हम रिप्लेस करें तो हमें नजर आ रहा है पॉजिटिव आ जाएगा, तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। फिर हमने वो वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है। देखिए यहां पर अक्सर बच्चे मैंने देखा मिस्टेक करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपने टेक्स्ट बुक के सवालात किए होते हैं उनके जहन में वही आइडिया होता है, हम सवाल को सही से नहीं समझते। फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड करना है। ये सिर्फ ये बता रहा है कि इस पॉइंट पर -3 पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। वो वैल्यू क्या होगी वो भी हमें फाइंड आउट करनी है, और मिनिमम कहां पर होगी और वो वैल्यू क्या होगी वो भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अब देखिए। पहले तो हमने 3 पर पता कर लिया, अब हम फाइंड आउट करेंगे एट x इक्वल्स टू, दूसरा पॉइंट जो था हमारा at x equals to 2। so 2 हम रिप्लेस करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में, 2 into 2 plus 1 this is 4 plus 1 this is 5, this is पॉजिटिव। तो इसका मतलब यह है कि मिनिमम वैल्यू होगी 2 पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी एंड -3 पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, यहां पे एक हेडिंग दे दीजिए, and that value, maximum value is ये कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर आप -3 रिप्लेस कर देंगे। पुट x इक्वल्स टू -3 इन, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं, इन इक्वेशन 1, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी 1/3 -3 का क्यूब प्लस 1/2 -3 का स्क्वायर -6 इंटू -3 एंड +5। बेटा इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर को ये एक्सप्रेशन देंगे आपको आसानी से बता देगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, फिर आप हेडिंग देंगे मिनिमम वैल्यू इज, मिनिमम वैल्यूज, मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या होगी, अब आप 2 रिप्लेस कर दीजिए फंक्शन के अंदर f(2), 1/3 2 का क्यूब प्लस 1/2 2 का स्क्वायर -6 into 2 एंड दिस इज +5। यहां से आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% कंफर्म क्वेश्चन फॉर द फाइनल पेपर। सिचुएशन चेंज हो सकती है बेटा, फंक्शन चेंज हो सकता है, आइडिया चेंज नहीं होता, आइडिया सेम रहते हैं आपके पास, सिर्फ फंक्शंस की वैल्यूज वगैरह चेंज हो सकती है। एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करने का मैं फिर क्विकली मेथड रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, उसको जीरो के इक्वल करें ताकि आपको स्टेशनरी पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट्स कह लें आपको वो मिल जाएं। जब आपको वो पॉइंट्स मिल जाएं, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, जो फर्स्ट डेरिवेटिव किया हुआ था उसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए और वो पॉइंट्स रिप्लेस करके चेक करेंगे कहां पर फंक्शन मैक्सिमम है, कहां पर मिनिमम है। जब आपको ये पता चल जाए किस पॉइंट पर मैक्सिमम और किस पर मिनिमम है, तो वो पॉइंट्स फंक्शन में रिप्लेस करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की फाइंड आउट कर लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन। तो अगर आप गौर करें तो अभी तक हमने सेक्शन बी में इन 4 टॉपिक से 4 सवालात जो है वो आपके अपेयर हुए और वो 4 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए जो है ये वाले टॉपिक्स जो है कितने इंपॉर्टेंट हैं। आप चार पार्ट्स का मतलब ये है कि आप 12 मार्क्स ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें से एक पार्ट और है जो कि अभी हमने करना है, जिसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है यूज होना है। लेकिन अब यह है कि अभी जो मौजूदा सिलेबस है बेटा, इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपके कंटेंट का हिस्सा नहीं है डायरेक्टली, और फर्स्ट प्रिंसिपल भी आपके एसएलओ बेस्ड पेपर का हिस्सा नहीं है। तो 2025 का पेपर का कुछ हिस्सा मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये आप फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हैं इस पेपर में, इस कंटेंट से रिलेटेड जो इन एसएलओ के बुनियाद पे पेपर बनेगा। तो ये 2 पार्ट्स हम फिलहाल नहीं कर रहे, लेकिन ये थोड़ी सी इसमें एम्बिग्युइटी भी है, तो ये लेकिन आपको करवाएंगे, लेकिन अभी हम ये नहीं कर रहे। तो आप 2025 के वो क्वेश्चन जो आपके डायरेक्टली आपके सिलेबस से रिलेटेड थे, हमने आज 1 2 3 4 5 पार्ट्स जो है वो आपके सिर्फ इन 2 चैप्टर्स जो मौजूदा कंटेंट है इनके 2 चैप्टर्स से रिलेटेड, इट मीन 15 मार्क्स का पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिया। और एक क्वेश्चन जो है वो आपको लॉन्ग सेक्शन में भी मिलेगा जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन जो है उन्होंने आपसे पूछा है, कंटिन्यूटी से क्वेश्चन लिया है। बेटा हम आपको इतने दिनों से जब हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर में और वैसे भी बताते आ रहे हैं कि एग्जामिनर्स को ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाएं जिसमें एक ही सवाल में मल्टीपल पार्ट्स हों। देखिए एक ही सवाल है, 5 डिफरेंट पार्ट्स पूछे गए, लेकिन बहुत ही आसान तरीन पार्ट्स पूछे गए। अगर आपको कंटिन्यूटी का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट है और इवेल्युएशन ऑफ अ फंक्शन एट एनी पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, तो आप आसानी से ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन हमने नहीं लिखा, हमने जस्ट उसका डेटा लिखा है कि द ग्रोथ ऑफ वायरस इज द फंक्शन ऑफ अ टाइम इन अर्थ। एक्चुअली ये जो वायरसेस ग्रो करते हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं, दैट्स व्हाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो इस तरह का होता है बेटा, ये एक्सपोनेंशियली बहुत तेजी से ये इंक्रीज कर रहा होता है। तो जो वायरसेस होते हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं, बहुत से वायरसेस ऐसे होते हैं। तो ये किसी वायरस के ग्रोथ का फंक्शन है। फाइंड क्या करना है, वो चाहते हैं कि आप फाइंड कीजिए इनिशियल नंबर ऑफ, जब टाइम 0 होगा, यानी कि इनिशियली वायरसेस कितने थे। तो जब टाइम 0 है वायरस कितने होंगे, इसका सॉल्यूशन बहुत आसान सा देखिए। पहले पार्ट पे आइए, फर्स्ट पार्ट एट टी इक्वल्स टू 0, आप एफ टी की जगह 0 रिप्लेस कर दीजिए। 200 e 0.5 इंटू 0, 200 e पावर 0। आपको पता है कि एनीथिंग पावर 0 एक्सेप्ट 0 जो है 1 के इक्वल होता है, तो e पावर 0 1। सो इनिशियली जो नंबर ऑफ वायरसेस हैं वो कितने हैं, 200। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ वायरसेस एट t इक्वल्स टू 2, जब t 2 होगा तो वायरसेस कितने होंगे, जब t 2 होगा तो वायरसेस कितने होंगे, यहां पे कर लेते हैं, आप t की जगह 2 रिप्लेस कर दीजिए। जब आप t की जगह 2 रिप्लेस करेंगे, f ऑफ 2 200 e की पावर 0.5 इंटू 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 200 इंटू ई पावर 2 इंटू 0.5। आप 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास 1 आ गया।
सो इट मींस e पावर 1। तो इसको आप 200 को e से मल्टीप्लाई कर दें, e की वैल्यू आपके पास कैलकुलेटर में स्टोर होती है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पर आपको फंक्शन की नंबर ऑफ वायरसेस पता चल जाएगा। सिमिलरली t इक्वल्स टू 4, t की जगह 4 रिप्लेस कर दीजिए। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा हमने चेंज करके दिया है कि टाइम फाइंड आउट करना है जब वायरसेस जितने होंगी। पहले आपको टाइम बताया जा रहा था और आप नंबर ऑफ वायरसेस फाइंड आउट करने जा रहे थे। थर्ड पार्ट आप इजीली कर सकते हैं खुद से। फोर्थ पार्ट में अब आपको नंबर ऑफ वायरसेस गिवन है, इट मींस ये आपके पास गिवन है कि f ऑफ t इज इक्वल्स टू 200 e पावर 4, फाइंड t। t क्या होगा ये आप बताइए। तो इट मींस जो है आप यहां पे f ऑफ t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। दिस इंप्लाइज 200 e पावर 4 इज इक्वल्स टू 200 e पावर 0.5 t। ये 200 से कैंसिल हो गया। देखिए यहां पे बेसिस सेम है, ये भी e है, ये भी e है, तो जब बेसिस सेम हो तो पावर इक्वल होती है। यहां पे आप अगर ये सेंटेंस लिख दें तो अच्छी बात है। 4 is equals to 0.5 t and this implies t is equals to 4 by 0.5। ये पॉइंट कैंसिल, so 0, 1, 5, 8, so t is equals to 8। अगर टाइम का यूनिट देखना होता है, अगर टाइम आपके पास मिनट्स में है तो 8 मिनट, और टाइम आवर्स में है तो 8 आवर्स। तो टाइम चूंकि यहां पर आवर्स में है तो ये 8 आवर्स आ गया। तो ये आपने आसानी से टाइम फाइंड आउट कर लिया जबकि आपको नंबर ऑफ वायरसेस गिवन थे। लास्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि बताइए 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा 2 और 4 पर या नहीं होगा। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आपको पता है, आप 2 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी, 4 पर भी फंक्शन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी। जब 2 और 4 पर आपको फंक्शन की वैल्यू पता है तो देन आप लिमिट फाइंड आउट कर दीजिए। लिमिट इस तरीके से आपने करना है, ये आप खुद कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको आइडिया दे देता हूं। limit t approaches to 2 f of t is equals to limit t approaches to 2, और ये जो फंक्शन है बेटा यहां पर ये आपने ये लिखना है और इसके अंदर आपने t की जगह 2 रिप्लेस करना है। अगर फंक्शन की वैल्यू जो 2 पर थी और फंक्शन की लिमिट इक्वल आ जाए तो आप कहेंगे, क्योंकि अगर फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन डिफाइंड भी है और उनकी वैल्यूज भी इक्वल हैं, तो आप कहेंगे 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। सिमिलरली आप 4 पे चेक करेंगे तो वहां पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस आपको मिलेगा, और जाहिर है इसमें कंटिन्यूअस ही होगा क्योंकि जो 2 पर वैल्यू है वही फंक्शन की आपको वैल्यू आ जाएगी। तो 2 और 4 पर फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। तो कंटिन्यूटी का एक आसान सा सवाल आप इजीली जो है वो 8 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चैप्टर 1 में से जो है वो लिमिट का एक सवाल, 2 सवाल जो है लिमिट्स के आपके शॉर्ट में अपेयर हुए और एक लॉन्ग क्वेश्चन। इसका मतलब है तकरीबन 14 मार्क्स और आप 15 प्लस मार्क्स आपके चैप्टर 1 से और 15 प्लस से ज्यादा मार्क्स जो है आपके चैप्टर 2 से अपेयर हो रहे हैं। तो 30 प्लस मार्क्स सिर्फ आप ये 4 कंटेंट्स जो है करके हासिल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन सेक्शन सी का जो कि डेरिवेटिव से रिलेटेड है। क्वेश्चन 3 का जो और वाला पार्ट है वो भी डेरिवेटिव से रिलेटेड है। तो आप देखिए सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट कवर करने से, 4 कंटेंट कवर करने से, टॉपिक कवर करने से आपका तकरीबन 16 मार्क्स लॉन्ग के और आपके 15 मार्क्स शॉर्ट, 30 प्लस मार्क्स का पेपर, एक साल का 30 प्लस मार्क्स का पेपर आपका सिर्फ इन 4 कंटेंट से कवर हो रहा है। तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है। क्या करना है, एक फंक्शन गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है x इक्वल्स टू 2। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो फाइंड आउट कर, टेंजेंट लाइन होती क्या है, कोई भी कर्व जो फंक्शन होता है उसका जब आप ग्राफ बनाएंगे, कोई कर्व बन गया, इस कर्व के किसी पॉइंट पे आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन है। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है जिसकी वैल्यू 2 है और वो आपसे कहा जा रहा है कि इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। लाइन की इक्वेशन का सिंपल सा फार्मूला होता है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। ये टेंजेंट लाइन है। इस पॉइंट पर अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, ये वाली लाइन, तो ये नॉर्मल लाइन कहलाती है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का क्या फार्मूला होगा, y माइनस y1 माइनस 1 ओवर m इंटू x माइनस x1। तो आपको क्या रिक्वायर्ड है यहां तक पहुंचने के लिए, उन्होंने बताया हुआ भी है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो आपने फाइंड आउट करनी है वो इस फॉर्म में फाइंड आउट करनी है, ax प्लस by इज इक्वल्स टू c।
तो आपको रिक्वायर्ड है ये m स्लोप चाहिए और आपको रिक्वायर्ड है ये पॉइंट। तो ये m और स्लोप और पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आपको स्लोप प्रोवाइड करता है, ये अभी हम पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x। 1 को आप x के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स 1/8 x क्यूब माइनस 1/4 x स्क्वायर माइनस 2 बाय, इसका डेरिवेटिव लेना है तो आप इस x स्क्वायर को न्यूमरेटर में लेके जाएं तो ज्यादा आसानी होगी, -2 एंड प्लस 5/2। अब जब आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ये आ गया बेटा आपके पास f प्राइम ऑफ x, जिसको क्या आप स्लोप कह सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है? स्लोप है आपका। इसका डेरिवेटिव आ गया 1/8, पावर रूल लगाइए, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 1/4 x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2 x पावर -2 का डेरिवेटिव -2, पावर कोएफिशिएंट बन गई, पावर में से 1 माइनस हो गया -3, पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। तो ये आपको स्लोप मिल गया। स्लोप चूंकि आपको चाहिए, आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट x इक्वल्स टू 2, वो आपके पास गिवन है वैल्यू, तो आप इसमें x की जगह 2 रिप्लेस कर दीजिए तो आपको स्लोप मिल जाएगा। इट मींस स्लोप, इसको आप यूं लिख सकते हैं बेटा, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, 1/8 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 1/2 x की जगह 2 रिप्लेस कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस और 1/x क्यूब को आप डिनोमिनेटर में लेकर आइए, सो दिस इज 2 का क्यूब। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो बेटा आपको फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, स्लोप मिल जाएगा, दैट इज dy/dx। आप या सिंपल यूं लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर है कि स्लोप इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करें, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 12, दिस इज 12/8, -2 और 2 कैंसिल हो गए तो -1 आ गया हमारे पास, और 2 का क्यूब 8 आता है, प्लस 4/8, 8 एलसीएम ले लीजिए, सो 12 माइनस 8 प्लस 4, 16 माइनस 8, सो 8/8, दिस इज इक्वल्स टू 1, सो इट मींस स्लोप इज इक्वल्स टू 1। ये आपको स्लोप मिल गया। एक्स कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी पता था पॉइंट का, फॉर वाई कोऑर्डिनेट पुट x इक्वल्स टू -x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह 2 रिप्लेस कीजिए, सो ये f ऑफ 2 1/8 2 का क्यूब माइनस 1/4 2 का स्क्वायर माइनस 2/2 का स्क्वायर प्लस 5/2। So this is 1/8 into 8 minus 1/4 into 4 minus 2/4 plus 5/2. ये 4 कैंसिल, ये 8 कैंसिल, 1 minus 1 minus 2/4 एंड प्लस 5/2, ये कैंसिल हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बड़ी आराम से आप कर सकते हैं, 4 एलसीएम ले लीजिए, सो -2 प्लस 2 10, तो दिस इज 8/4, 8/4 का मतलब है 2। सो फंक्शन की वैल्यू आपको 2 पर पता चल गई, आपको पॉइंट भी मिल गया, आपको स्लोप भी मिल गया, आपको फार्मूला बताया हुआ है, इसमें वैल्यूज रिप्लेस करें, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। आपने यकीनन ये नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लीजिए। मैं ये क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट जो है यहां हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मुझे रिक्वायर्ड थी, ये हमारा मेन टारगेट था। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का जो सिंपल फार्मूला है हमने आपके साथ शेयर किया, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। y1 की वैल्यू और x1 की वैल्यू, पॉइंट आपके पास गिवन है, आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट जो पॉइंट आपको मिला उसका x कोऑर्डिनेट 2 था और उसका y कोऑर्डिनेट भी 2 है और स्लोप आपके पास 1 है। सो ये आ जाएगा y माइनस 2 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपकी आ गई x माइनस 2, ये दोनों टर्म्स यहां शिफ्ट कर दें, माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये कैंसल, सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। सिमिलरली आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मल लाइन के लिए फॉर्मूला क्या है?
ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला है y माइनस वाई वन, यहां आप हेडिंग दे दीजिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो ये आ जाएगा y माइनस टू माइनस वन ओवर एम, एम की वैल्यू 1 है, एंड दिस इज x माइनस टू। तो दिस इज y माइनस टू एंड माइनस एक्स प्लस टू। ये सारी टर्म्स आप यहां मूव कर दें, सो x माइनस टू प्लस वाई माइनस टू इक्वल्स टू 0, सो x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 2, 1 एंड 2। 4 टॉपिक्स हमने कवर किए, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। हमने देखा कि इन 4 चैप्टर्स, इन 4 कंटेंट से 30 प्लस मार्क्स का पेपर अपेयर हो रहा था, शॉर्ट और लॉन्ग को मिला के। तो अगर आप ये कर लीजिए, हम इस वीडियो से एक वीडियो हमने आपके साथ शेयर की हुई है जिसमें हमने लिमिट और कंटिन्यूटी को आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं। उसके बाद आप ये पास पेपर वाला क्वेश्चन करेंगे तो यकीनन जो है आपका ये टॉपिक इस तरह क्लियर हो जाएगा कि इसमें से कोई भी एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। टिल नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है वो किससे रिलेटेड होगी? नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट फंक्शन, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट फंक्शंस वगैरह के हर किस्म के फंक्शन के डेरिवेटिव्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, पहले हम उसको करेंगे और देन हम एक आपके साथ पास पेपर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं डेरिवेटिव और प्लस इंटीग्रेशन के, उनकी वीडियो शेयर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।